दो प्रकार की होती है। देखो पृथ्वी की गति दो प्रकार की कैसे होती है। देखो एक तो पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर, ये घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। क्लियर है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन, ठीक। लेकिन एक दूसरी गति होती है पृथ्वी की जिसको बोलते हैं परिक्रमण। वो क्या होता है? देखो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार यानी दीर्घ वृत्ताकार एक स्थिर कक्ष में, देखो ये एक स्थिर कक्ष है, ठीक है, एक स्थिर कक्ष है। ये पृथ्वी है मान लो, ठीक। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की दीर्घ, ये पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसा पथ है? दीर्घ वृत्ताकार। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहता है? परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण, ठीक है। क्या कहता है? परिक्रमण। परिक्रमण समझ आया? देखो एक स्थिर कक्ष में और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ये क्या है? स्थिर कक्ष है, मतलब ये स्थिर है, ठीक है। इस पर और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ भी है, ठीक है। इस पर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, सूर्य का चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे देखो पृथ्वी में ये जो सुई है ये क्या है? पृथ्वी का अक्ष है। इसके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का घूर्णन। इस तरह पृथ्वी के दो तरह की गतियां हैं। एक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? उसका घूर्णन। घूर्णन ये क्या है? हो रहा है घूर्णन। लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर पृथ्वी घूमती है उस पथ को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ, या फिर इसको बोलते हैं स्थिर कक्ष। ये हो गया अक्ष, ठीक, और ये कक्ष। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब देखो ध्यान से, ये देखो ये पृथ्वी का अक्ष है। ये क्या है? पृथ्वी का अक्ष। ये क्या है? अक्ष है पृथ्वी का, ठीक है। और पृथ्वी जो घूमती है ना, जो कक्षीय समतल पर, जो मतलब इस पे यानी कक्ष पर सूर्य के चारों ओर, ये वही कक्ष है पृथ्वी का। क्या ये? कक्षीय समतल। ये कक्ष यानी कक्ष के द्वारा बनाया गया समतल है। ये जो कक्ष है ये यही कक्ष के द्वारा बनाया गया समतल है पृथ्वी पर, ठीक है। ये कक्ष क्लियर है? पृथ्वी का अक्ष जो है वो पृथ्वी के कक्षीय समतल से, देखो ये पृथ्वी का अक्ष है ना, ये पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 66.5 डिग्री का। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, देखो पृथ्वी का जो आकार है वो गोल, पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी जो है ना अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। किससे? सूर्य। तो पृथ्वी का वह आधा भाग जो सूर्य की तरफ होता है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है तो एक समय पृथ्वी के एक भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ सकता है, दूसरे भाग पर नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो सूर्य का जो प्रकाश इस पर पड़ता है, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस तरफ दिन होगा, और जो भाग सूर्य के प्रकाश से दूर होगा वहाँ क्या होगी? रात। क्लियर है? तो सूर्य वह पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की तरफ होगा वहाँ दिन होगा, ठीक, और वह भाग जो सूर्य से दूर होगा वहाँ रात। क्लियर है? तो ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करते, देखो एक तरफ दिन होगा एक दूसरी तरफ रात होगा। जैसे इधर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस वाले पर, तो ये यहाँ क्या होगा? दिन। और यहाँ नहीं पड़ रहा तो यहाँ क्या होगा? रात। तो जो वृत्त पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करती, देखो इधर दिन, ये इस वृत्त इसके इस रेखा के इधर दिन है और इधर रात। तो जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करती है पृथ्वी पर उसको बोलते हैं प्रदीप्त। क्लियर? प्रदीप्त वृत्त। 10 समझ में आ गया? अब देखो पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर जो घूमती है, अपने अक्ष पर देखो इस तरीके से अपने अक्ष पर, तो ये एक चक्कर पूरा करने में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना,
तो जब ये एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो टोटल इसको 24 घंटे का समय लगता है। कितना? 24 घंटे। यानी ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार पूरा अपना चक्कर पूरा कर लेती है, एक बार। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से आकर यहाँ, ऐसे एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने देर में? 24 घंटे। तो इसी समय काल को यानी 24 घंटे को पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या कहता है? पृथ्वी दिन। अब पृथ्वी दिन में सिर्फ दिन ही नहीं है, रात भी शामिल है, याद रखना। एक पृथ्वी दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे। और यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब ऐसी गति जो है ना पृथ्वी रोज करती है। रोज करती है। आ रहा बात समझ में? Yes, sir. ऐसी गति पृथ्वी रोज करती है। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, अगर मान लो पृथ्वी गति नहीं करेगी तो क्या होगा? ध्यान से समझोगे। पृथ्वी जब गति नहीं करेगी तो इस तरफ का जो आधा भाग है और इस तरफ का आधा भाग, ध्यान से समझना। यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ हमेशा दिन होगा। पृथ्वी नहीं घूमेगी तो हमेशा ऐसे ही ना रहेगी। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा वहाँ हमेशा दिन होगा, और जब प्रकाश के साथ साथ उष्मा भी पड़ेगी तो यहाँ गर्मी भी अधिक होगी। ठीक, और दूसरा भाग जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ क्या होगी? हमेशा रात होगी। और चूंकि यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ेगी इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी होगी। तो एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी और हमेशा दिन होगा, और एक तरफ बहुत ज्यादा ठंडी और हमेशा रात होगा। पृथ्वी की इस तरह की जो अवस्था होगी, क्या वो जीवन के लिए अनुकूल होगी? नहीं होगी। पृथ्वी जीवन के अनुकूल तब होगी जब वह गर्मी ठंडी दोनों का एक दूसरे से संतुलन बना हो, ठीक है, और दिन और रात दोनों हो, है ना, तो वो पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल होगी, अन्यथा अनुकूल नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति देखो, एक तरफ हमेशा दिन और गर्मी हो, दूसरी तरफ हमेशा रात और ठंडी हो, तो ऐसी अवस्था जो है ना पृथ्वी की ऐसी अवस्था जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगी, यानी जीवन के रहने लायक नहीं होगी। कितना समझ में आ गया? अभी तक जो है ना घूर्णन था सिर्फ। अब देखो, अब परिक्रमण। तो परिक्रमण बताइए, मान लो कि ये सूर्य है, अगर क्या ये सूर्य, तो इसके चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। पृथ्वी जो है ना अपना एक परिक्रमण, यानी अगर यहाँ से शुरू हो तो पृथ्वी ये पूरा ऐसे 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 पूरी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटे में पूरा करती है। 6 घंटे में पृथ्वी जो है ना अपना परिक्रमण कितने देर में पूरा करती है? 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। क्लियर है? लेकिन हम जो एक वर्ष मानते हैं वो कितने दिन का? 365 दिन का। 365 दिन 6 घंटे का मानते हैं? नहीं, एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन है। तो एक वर्ष में कितना दिन का मानते हैं? 365 दिन का। ये 6 घंटे को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन देखो घंटे जो है ना 6 घंटे, यानी 4 साल का 6 घंटा मिलाकर कितना दिन हो जाता है? एक दिन। 4 साल का देखो, 1 साल का 6 घंटा, तो 4 साल का 6 घंटा मिलाकर कितना हो गया? 24 घंटा, यानी एक दिन हो गया। तो ऐसे जो साधारण साल होता है यानी सिंपल ईयर वो 365 दिन का होता है, लेकिन हर 4 साल पे ये 6 घंटा मिलके 24 घंटा बना देता है, यानी एक दिन बना देता है। तो हर चौथे साल के फरवरी माह में हम लोग इस 24 घंटे को जोड़ देते हैं, जिसके कारण हर चौथे साल में एक साल ऐसा होता है जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, और उस साल में टोटल 366 दिन हो जाता है। तो इसी 366 दिन वाले साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। बात समझ में? लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366, और सिंपल ईयर में 366। बात समझ में? क्लियर है इतना? ठीक है, चल। पृथ्वी की परिक्रमण जो गति होती है वो सूर्य के चारों ओर होती है, ठीक? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो गति होती है पृथ्वी की, उसी को हम परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य अपना परिक्रमण काल जो है ना वो 365 दिन में पूरा करता है। तो ये 365 दिन में पृथ्वी की स्थिति जो है ना परिवर्तित होती है। इसी के आधार पर जो है ना एक वर्ष को हम 4 ऋतु में विभाजित करते हैं, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत और शरद, ये 4 प्रकार के ऋतु, ठीक है? तो अभी हम पृथ्वी की स्थिति को समझेंगे, यानी साल भर जो पृथ्वी का परिक्रमण होता है उसकी वो परिक्रमण के दौरान अपनी स्थिति कैसे परिवर्तित करती है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो 21 जून को जो है ना पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, देखो ये उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका होता है तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होता है ना। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए सबसे अधिक प्रकाश सूर्य का कहाँ पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध पर। तो इस कारण से उत्तर ध्रुव वृत्त के ऊपर वाला जो भाग होगा यानी उत्तर ध्रुव पर, वहाँ हमेशा 6 महीने तक लगातार दिन होगा, लगातार 6 महीने तक दिन होगा। क्लियर है? और ठीक इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक रात होगा। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ध्यान से, तो कर्क यानी विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में जो है ना सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होगी, इसीलिए यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा यानी ग्रीष्म ऋतु होगा। और इसके ठीक विपरीत यानी दक्षिण विषुवत वृत्त के दक्षिण में क्या होगा? शीत ऋतु होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी, और पृथ्वी की इसी अवस्था को कहा जाता है उत्तर ऐनांत। अब देखो इसके ठीक विपरीत 22 दिसंबर को इसके ठीक विपरीत होगा। क्या होगा? पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा, जिसके कारण कर्क रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो कर्क मकर रेखा स्थित है, मकर रेखा, उस पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होगी। चूंकि विषुवत वृत्त के दक्षिण में अधिक उष्मा प्राप्त होगी, इसलिए इस क्षेत्र में गर्मी का मौसम होगा यानी ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। क्लियर है? और इस क्षेत्र में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी, और पृथ्वी की इस अवस्था को कहा जाता है दक्षिण ऐनांत। और जब मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा तो इसके ठीक विपरीत स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होगी। क्लियर है? उसके बाद देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ना पृथ्वी का कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। इस स्थिति में जो है ना पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ? विषुवत वृत्त, जिसके कारण इस समय जो है ना पूरे पृथ्वी पर सूर्य मतलब दिन और रात बराबर होता है। ठीक है? दिन और रात बराबर होता है, यानी विषुवत वृत्त पर दिन और रात बराबर होता है। और इस स्थिति में 21 मार्च को जो है ना उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ठीक है? और उसके बाद 23 सितंबर को इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। पृथ्वी की इस स्थिति को जो है ना विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है जब पृथ्वी का कोई भी गोलार्ध सूर्य की तरफ नहीं झुका हो और पृथ्वी मतलब सूर्य का सीधा किरण किस पर पड़े? विषुवत वृत्त पर, तो वैसी स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। क्लियर है?